अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। संडे है, इस वक्त यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं। बाहर का मुझे नहीं पता कि वेदर कैसा है, ना मैंने फोन पे चेक किया है। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और पाकिस्तान है। बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी पिशावर में पीटीआई के जलसे से, और कहा जा रहा था कि डीजीआई इश्तियार, जिनके पूरे खानदान का बायोडेटा ट्रोलर लेकर आ गए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ओ जी, ए जी, सुनो जी, उनके जी का जवाब दिया जाता, मुझे खुशी हुई कि सुहेल आफरीदी ने अपना लहजा टोन डाउन रखा और काम की बातें की, जितनी भी की लेजिटिमेट की, अपनी पॉलिसी, अपना फिलोसफिकल थॉट जो उनकी पार्टी का, सिर्फ वही बयान किया, विच इज रियली गुड। कि टॉलरेंस के बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, मगर मैं ये भी नहीं मानने को तैयार कि पीटीआई सारी सूरत हाल की जिम्मेदार है, उसकी गाली गुप्तार और उसका शोर शराबा, उसकी बदतहजीबी, गैर अखलाकीपन नहीं, ये 78 साल की सफोकेशन है, सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस सफोकेशन, जो आपने गंदगी घोल के रखी और जो मीडिया इल्ज़ाम लगाता है कि ये ट्रोलर है जो हालात को ख़राब कर रहे हैं, और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाबंदी ना होती तो इनका इलाज कर लिया जाता। वो सिर्फ एग्जुरेट करते हैं, वो अपने ज़मीर को ठपकी देकर छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जहन के हर खाने में रखें, और एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस पर यकीन रखती है कि लोग इमरान खान की मोहब्बत से कहीं ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की नफरत, उनकी 78 साल पॉलिसियों, कायदे आज़म से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ तक, और जहां तक जाइए कि जो इन्होंने किया, जो कत्लाम किया, जो लोगों को मारा, जदोकूब किया, छीना, लूटा, खाया, और मुल्क को 78 साल से जंगी हालात में सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर रखा हुआ है, उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। उसे अब इमरान खान की हिमायत कहिए, पीटीआई की हिमायत कहिए, या जो नाम देना दीजिए। जहां तक इस मीडिया के रोल का है, मैं उस पर भी बात करूंगा आज। देखिए, बहुत सही बात की। अच्छा, मैं जलसे में कितने लोग थे उस पर बहस नहीं करूंगा, कि ये हमारा कल्चर है कि जिसका जलसा होता है वो लाखों क्लेम करता है, मुखालफिन उसे जलसी करार देते हैं। मैंने जो फुटेज देखी है, भरा हुआ लगता है। मुझे नहीं पता वो लाख थे, 2 लाख थे, 10 लाख थे, 5000 थे, ये मेरी बहस का मौजू नहीं है। उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली जो उन्होंने गुफ्तगू की कि मेरे खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल हुए, वो हुए, और जो उनके अपने ट्रोलर हैं अफसार आलम जैसे, उन्होंने भी अपने आप को बचाना पड़ा ये कह के कि उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की, डीजीआई इश्तियार ने उस पर 2 राय है, मुखालफिन ये कहते हैं और हिमायती ये कहते हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए था, इस पर क्या बात की जाए। बोलना तो पड़ा ना, चुप तो नहीं रह सके, लाख मुखालफत करे। अच्छा, आप सब जानते हैं कि मैं तो पीटीआई का कोई ट्रोलर नहीं हूँ, मुझे तो फॉलो नहीं करते, मेरी देखने वालों की तादाद तो लाखों में नहीं है, और मुझे तो शुबा है कि एक खास उस पर जाकर मेरा व्लॉग बंद कर दिया जाता है, कहीं कहाँ होता है ये मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने जो ये बात कही, सही कही अपने तौर पर, कि अगर बैड गवर्नेंस होती तो 3rd टाइम लोग वोट क्यों देते, वो कि वहां पर भी शकूक शुबात है मौलाना फजल रहमान के बयानात के मुताबिक, एएनपी के मुताबिक, कि यहां पर भी फॉर्म 47 व 45 ही चले जो सूबे की सियासी पार्टियां कहती है, मगर चले। अक्सर ये 12 लोनी की है, जो नजर भी आती है कि पश्तून एक बड़ी आबादी है, मेजर आबादी पीटीआई में, कि बैड गवर्नेंस तो वहां है जहां 53,000 अरब रुपए की आईएमएफ ने चार्जशीट दी है, और हम पे इल्जाम लगता है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ते, तो अपनी पॉलिसियां बदले। ड्रोन ड्रोन ड्रोन, हमले हमले, ऑपरेशन ऑपरेशन, पहले अपनी पॉलिसियां चेक करें। बिल्कुल सही बात है, हम भी अब ये कह रहे हैं कि आम लोग भी मर रहे हैं, और आपके ऑपरेशन से मसाइल तो हल नहीं होते। आप हर दफा ये कहते हैं कमर तोड़ दी, और इलाके के लोग बर्बाद हो जाते हैं।
वही मारे जाते हैं, वही डिस्पर्स होते हैं, उन्हीं के घरों में भूख आती है। आपका तो कुछ नहीं आता, आपके जनरल तो चले जाते हैं, फिर आने वाला कहता है पिछले वाला गलत था, उसे पकड़ता भी कोई नहीं। तो ये तो थी जलसे की बात। देखिए, इस तकसीम दर तकसीम पर पहले तो इमरान खान के हवाले से मैं और इनकी लड़ाई के हवाले से एक लतीफ़ा सुना दूँ जो 78 साल में नजर आता है कि दो नशेई बहुत लंबी पी के खा पी के एक ही साथ एक बेड पे जाकर सो गए, और कुछ देर के बाद दोनों ने एक दूसरे को लाते मारनी शुरू कर दी, और फिर एक दूसरे कहते हैं यार हमारे दरमियान कोई आदमी है जो हमें लाते मार रहा है, और फिर नीचे गिर गए। तो एक कहता है कि यार मुझे तो लाते मार मार के नीचे गिरा दिया, और वो आदमी है कौन? फिर एक दूसरे को लाते मारने लगी, मगर मसला हल नहीं हुआ। फिर आखिर में उठे और दोनों जप्पी मांगे, फिर दोबारा सो गए। ये 78 साल की कहानी है। इसमें जो समझदार है वो समझ लेंगे, लतीफा गैर से ऐसी समझे। देखिए, असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि आपकी इकॉनमी खत्म हो गई है मुकम्मल। बहुत से लोगों ने कैसर बंगाली को सुन लिया होगा जो बता रहे हैं कि सब कुछ ढूंढ हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया, IMF ने भी कह दिया, स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि ये ग्रोथ का जो मॉडल आप दिखा रहे हैं ये नहीं चलना, जो 40 साल से चल रहा है। हर हुकूमत आने वाली ये बताती है कि स्टेबिलिटी तो आ गई है, अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कैसर बंगाली कहते हैं ये हर 6 माह, साल 2 साल के बाद नारा बदल जाता है, और इस बार तेजी से बदला है कि उड़ान पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, फलाना पाकिस्तान। नतीजा ढाक के 3 बात है कि बजट खसारा कि 100 कमाते हैं और 225 खर्च करते हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है कि 100 कमा के लाते हैं बाहर से तो 250 का खरीद लेते हैं। अगर इन दो पर कंट्रोल नहीं किया, जो अब नामुमकिन नजर आता है, तो ये फारिग हो चुका है मुल्क। और इसी वजह से ये 26वीं और 27वीं तरमीम लेकर आए कि नॉर्मल हालात जो रियासत के होते हैं उस तरह तो ये कंट्रोल कर ही नहीं सके, कि 2 सूबों में इंतहाई एक्टिव इंसर्जेंसी है। पंजाब में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सिंध में भी वो शुरू हो चुका है। तो अब अदलिया बंद कर दो, मीडिया बंद कर दो, फलाना बंद कर दो, इसे उठा लो, उसे उठा लो, और झूठे नारे मारते रहो, इकॉनमी दिखाते रहो, जब तक चलता है चलते रहो, लूटते रहो, खाते रहो। तो कहते हैं अगर कोई समझदार होते तो अपना जो हुकूमत का खर्चा है वो आधा करते, इंपोर्ट का बिल आधा करते, कि गैस पर, पेट्रोल पर राशन बंदी करना पड़ेगी, इंपोर्टेड कारें मुकम्मल बंद करना पड़ेंगी कमर्शियल के अलावा। आपको अंदाजा है कि वो क्या कह रहे हैं? और रेमिटेंस के बारे में कि कहा जाता है कि रेमिटेंस असल सहारा है ना, जो 40 अबव बिलियन डॉलर जा चुका है, वो कहते हैं शुबा यह कि उसमें भी ब्लैक मनी वापस आ रही है। कि ये तो बताया जाता है कि किस मुल्क से कितना आ रहा है, मगर ये नहीं बताते कि 1000 कितने भेजने वाले, 2000 भेजने वाले कितने, 5 और 10,000 भेजने वाले कितने, और 1 लाख भेजने वाले कितने। अगर वो सामने आ जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि ब्लैक मनी कितनी वापस आ रही है। फिर वो कहते हैं कि स्टेट बैंक से तो IMF की शर्त के मुताबिक अब ये हुकूमत पैसे ले नहीं सकती, तो अब ये बैंकों से लेती है, कमर्शियल बैंकों से। कमर्शियल बैंक लेता है स्टेट बैंक से, और इनको कमीशन पे अपने हुकूमत को दे देता है। बैंक चले गए प्रॉफिट में। अच्छा, आम ताजिर जो है वो कर्ज लेने को तैयार नहीं है, वो कैसे लेगा? हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है दुनिया में जो चंद मुल्कों में है। गैस की प्राइस, बिजली की प्राइस, पानी की प्राइस, टैक्सेस, वो कहां से कर्ज देगा वापस? तो वो भाग रहे, और वो कर्ज अप्लाई नहीं करता, ना बैंकों को इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट आ रहा है। अब आखिरी जो कमर में छुरा घोपा गया, जो ब्रेन गेन बताया जाता है ना आपको, ब्रेन गेन, कैसर बंगाली कहते हैं कि वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि जो रही सही मैशत थी, इसके वर्कर आपका मुल्क छोड़ कर चला गया। कि अब वो रिफाइनरी चलाए कौन, कपड़े की मिल चलाए कौन, शुगर की मिल चलाए कौन, और जो भी
کہ وہ الیکٹریشین، وہ پاور لوم چلانے والے لوگ اور وہ سارے جو ٹیکنیشینز تھے وہ تو جا چکے. تو یہ ریمیٹنس وہی آ رہا ہے جو اس ملک میں کمایا جاتا تھا، وہ وہی چھوڑ کے چلے گئے حالات کی وجہ سے، اور تیزی سے چھوڑ رہے ہیں. اب ایسے میں سوچے کہ یہ ملک چل سکتا ہے جہاں صرف معاملات کو سیچ کر کے سوال جواب روکنے سے اور کام کرنے سے انکار کے بعد مارنے کا حل نکال لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، دنیا نہیں چاہتی ہوگی کہ یہ ملک ٹوٹے، کہ خطے میں مسئلہ بن جائے گا، مگر اپنے پیروں پہ خود تو گر سکتا ہے نا. کیونکہ جب سوچ یہ ہو کہ جھوٹ بولنا ہے، شوکت عزیز بھی یہ کہتا تھا ٹائیگر اکانومی اور فلانی اکانومی، نواز شریف بھی یہی کہتا تھا اور عمران خان بھی یہی کہتا تھا، اور اب بھی وہی کہا جا رہا ہے اور ڈھون تیزی سے ہو رہا ہے. 55 to 60%، 45% تو اپنے منہ سے مانتے ہیں نا، جو انٹرنیشنل ڈیٹا بتاتا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا چکے ہیں. بے روزگاری، بھئی یہ تشدد ایسا تو نہیں پھیل رہا کہ جگہ جگہ ڈکیتیاں. پھر پنجاب میں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ذرا پیس آیا، میرے دوست آئے وہ کہتے ہیں کہ یار اب ذرا خوف کم ہوا ہے. وہ سنے خوف کیوں کم ہوا ہے؟ بے روزگاری اپنی جگہ پر ہے، کسان پریشان اپنی جگہ پہ ہے. سی ٹی ڈی جو جب سے بنی ہے کوئی 150-200 لوگ مار چکی ہے. اب وہ لوگوں کو فون کرتی ہے کہ آپ کے لیے حکم آ گیا ہے. کوئی چھوٹے سے جرائم میں انوالومنٹ نہیں ہے، یہ ایک لمبی کہانی اور یہ بہت سارے ذرائع نے بتایا ہے. تو اب 2 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، 30 لاکھ دو، بندہ رات میں مرنے کے لیے تیار. آپ کے خیال میں اگر یہ سچ ہے کہ لوگوں کو اس طرح ڈرا کر پیسے چھینے جا رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں زیور بیچ رہی ہیں اور اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، باپ کو، رشتہ داروں کو بچا رہی ہیں، تو یہ خوف کم ہو رہا ہے، خوف بڑھ رہا ہے. کیونکہ لوگوں کو جب یہ پتا ہو کہ اب عدالتیں بھی نہیں رہی اور اس ملک میں کوئی میرٹ نہیں بچا، ہر جگہ پر میرٹ ٹوٹ چکا ہے، ہر جگہ پر، تو پھر یہ ملک کتنی دیر کیسے چل سکتا ہے؟ پھر اس پر ٹرولر یہ کہہ رہے ہو حکومتی میڈیا کی طرف سے کہ جناب وہ اگر ہمارے ہاتھ نہ کھولے گئے تو یہ باہر بیٹھے ہوئے ٹرولر کھا جائیں گے. جب آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے کب روک؟ پہلے تو یہ بتائیں ریاست نے کب روکا کہ ریاض ملک کے خلاف وہ کتنا بڑا فراڈ کر لے، کتنے لوگوں کے پیسے کھا جائے، علیم خان کتنا کھا جائے. 10 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایڈن والا کہ اس کا کیس عدالت میں ہو اور چیف جسٹس جو ہے اس کے بیٹے یا بیٹی سے اپنے بیٹا یا بیٹی بیاہ دے. آپ نے کوئی خبر دی کبھی؟ بتایا؟ تو جب یہ خبریں باہر نکلیں گی سوشل میڈیا پر، میں ساری سچی خبر نہیں دے سکتا. میں ایک امپیکٹ دیکھتا ہوں، بعض اوقات میری خبر بھی غلط ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میرے ہی دیکھنے والوں نے اعتراض کیا کہ میں نے تو آرمی چیف کا نام بھی دے دیا تھا کہ نعمان زکریا کا. ہاں میں نے دیا تھا. ایک تو میں کوئی بائبل نہیں لکھ رہا یہاں، یا میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ کنفرم ہے اور یہ سرکاری اناؤنسمنٹ ہے. میں نے ساتھ میں کہا تھا سرکاری اناؤنسمنٹ نہیں ہے، وہاں کچھ بھی کبھی بھی چینج ہو جاتا ہے. پھر 2 نوٹیفیکیشن آئے، صاف پتہ چلتا ہے چینج ہوا. آپ لوگوں نے تو نوٹیفیکیشن دکھا کر بھی اسے ڈر کے مارے فیک کہہ دیا، معافی مانگ لی. تو آپ لوگوں نے تو کبھی سچ بولا ہی نہیں. اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی مراعات کے لیے آپ یہ تو کہتے ہیں سب کہ اکانومی صحیح نہیں ہے، اکانومی نہیں آگے بڑھ سکی. میں نے اس کی پرتوں پہ گفتگو نہیں کی کبھی، یہ نہیں بتایا کہاں کہاں کیسا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور پھر یہ کوئی آج سے یہ 2 بڑے گروپ کے بارے میں نے اپنی کتاب لچا لفنگا بے ایمان میں بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے. ان کے نام لے لے کر لکھا ہے اور بتایا ہے، اور اللہ نے چاہا تو میں اپنی زندگی میں ہی اسے لے کر آؤں گا، مجھے عدالتوں میں لے جائیں اس کے بعد، اور اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتائیں کہ میں نے جو یہ واقعات سنائے ہیں یہ جھوٹے ہیں. نام لے لے کر بتایا ہے کہ اتنا لالچی گریڈی میڈیا تاریخ میں پہلے کبھی کہیں، آج کے سیولائزڈ ورلڈ میں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں ہوگا. پاک صاف تو کوئی بھی نہیں ہے.
पूरी दुनिया में मुमकिन ही नहीं है कि इंसानी बस्तियां हैं 25 लाख साल में अभी तक हम यहीं पहुंचे हैं, वहशत हमारी कम नहीं हुई है। तो सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, अगर ये भी ना आता तो लोग घुट के मर गए होते। और जिन ट्रोलर पे इल्जाम लगाते हैं, पहले तो ये बताएं ना, ये कहे कि ये वही लोग हैं जो अरबपति बने, उनकी हिमायत करने वाले कौन थे, उनके ताल्लुकात किससे थे, वो किसके कहने पर आगे बढ़े, उनको मीडिया में जगह किसने प्रोवाइड की, किन की सिफारिश पर, और क्या आज भी उन्हीं के कहने पे आप नहीं लगाते और उन्हीं के कहने पे लोगों को नहीं रोकते? आप तो कभी नहीं बताते, बस आप दो जुमले कह के इनकलाबी बन जाते हैं कि 27वीं तरमीम से जमहूरी जद्दोजहद नहीं रुक सकती और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आखिर में जमहूरियत जीतेगी। बेमानी है ये। लोगों को ये बताएं और उनको ये बताएं कि ये जो नफरत फैल रही है, बढ़ रही है, आपकी पॉलिसियों की वजह से ये जो कब्जा है, अगर एक बार आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें, एक बार आप न्यूट्रल हो जाएं और लोगों को आजादी दें कि वो अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करे, अपनी लीडरशिप खुद अपने गोकोक से पैदा करे, अपने मोहल्लों से लेकर आए, तो ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये इमरान खान 2-3 इलेक्शन में सब साफ हो जाएंगे। अवाम बेवकूफ नहीं है, गलती जरूर करते हैं, मगर बेवकूफ नहीं है। जब तक आप उन्हें बेवकूफ समझते रहेंगे, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा कि आप मराद भी लेते रहे, ऐश भी करते रहे, बैलेंस करने के लिए 4 जुमले उनके खिलाफ भी लिख दे, बात खत्म। मगर जो कोर इशूज है कि ये मुल्क डूब चुका है, ये फारिग हो चुका है, ये बैंक करप्ट हो चुका है, सारी दुनिया के इदारे, कि कैसर बंगाली कहते हैं ये फिंच की और मोडीज की जो रिपोर्ट है ना, कि ये उनका स्टेटस बड़ा कर दिया और उन्हें ग्रे से निकाल के फलाने में डाल दिया और धमाके में डाल दिया। ग्रे तो एक अलग चीज है कि ये जब कर्ज ले लेते हैं और कर्ज वापस करते हैं तो स्टेबल दिखा दिया जाता है कि आप एक कर्ज वापस कर रहे हैं। इससे ज्यादा उन इदारों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कैसे मर रहे हैं। यहां की लोकल खबरों में बस इतना सुन ले कि सफीर साहब ने ह्यूस्टन आना था एक लिटरेसी फेस्टिवल में, वो नहीं आए, शायद उन्हें रोक दिया गया है कि बंद करें ये जाली तंजीमों में जगह जगह जाना, जहां वही 150-200 लोग थे। 2 दिन का यहाँ मेला था, वही 150-200 लोग थे, वही तकरीरें थी, वही गुफ्तगू थी। इस पर सुना है मुशायरा हो रहा है, उसमें भी 150-200 लोग बैठे हुए हैं और ये हर शहर में 150-200 लोग मौजूद हैं, जब चाहे बुलवा लें। और मेरा यकीन कामिल है कि जिस दिन जब ओवरसीज मुत्तहद हो गए, सारी पार्टियों को छोड़कर एक नुक्ते पर कि हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज देखना चाहते हैं, जमहूरियत देखना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बालादस्ती देखना चाहते हैं, मैरिट देखना चाहते हैं, इंसाफ कानून देखना चाहते हैं। आप जिसको चाहे वोट दें, जिसे चाहे लेकर आए, मगर शफाफियत के साथ। उस दिन पाकिस्तान दुरुस्त हो सकता है अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी आंखें नहीं खोली और यही धोखा फ्रॉड जारी रखा जो इस वक्त है। कि असल मसला तो हम खुद है ना, वो अशराफिया जो नई पैसा आता है, हमें तो जिसके हाथ में पैसा आता है वो उनका जाके दोस्त बन जाता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, उनके कहने पे चलने लगता है। और यही कहानी यहाँ पर भी है। जब वो यहाँ रहकर हम इतने समझदार, बाशऊर और जुर्रतमंद नहीं हो सके कि हक बात, सच बात कह सके, उसके लिए खड़े हो सके, तो उन बेचारों से क्या शिकायत करना कि जो अपने रोज दाल, आटा, चीनी, पानी और गैस और बिजली के चक्कर में फंसे हुए हैं और जिन्हें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। यहाँ तो पेट भरे इस उम्मीद पर बैठे रहते हैं, ये ख्वाब देखते रहते हैं कि मेरे घर में आज कौन आ सकता है, मैं कैसे कम्युनिटी में अपने आप को बड़ा दिखा सकता हूं कि मेरे घर फलाना आया था। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।